गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। तो कल हमने कुछ थ्योरीज देखे थे बेटा कि इवोल्यूशन लाइफ में कैसे हो रहा है। तो उसमें कई सारे थ्योरी देखे, कुछ गॉड की थ्योरी देखे जैसे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, उसके बाद एबायोजेनेसिस, फिर बायोजेनेसिस, और एक लास्ट थ्योरी बच गया हमारे पास केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। ये जो थ्योरी है बेटा ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ना। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। किसने दिया था? ओपेरोन ने दिया था, रसिया से थे। हेल्डन ने दिया था, इंग्लैंड से थे। ये भी पूछ लेता है नीट में ना कि ओपेरोन फ्रॉम रसिया, हेल्डन फ्रॉम इंग्लैंड, किसने दिया था पूछ लेता। तो रसिया, ये भी याद रखना कि ओपेरोन रसिया के थे। आपको जानबूझ के लिख के देगा ओपेरोन फ्रॉम इंग्लैंड, हेल्डन फ्रॉम रसिया, उल्टा करके देगा, बोलेगा सही है गलत है पहचानो। तो ओपेरोन रसिया से है, हेल्डन इंग्लैंड से है। इन दोनों ने क्या दिया था? एक थ्योरी दिया था जिसको हम बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, राइट। और ओपेरोन ने एक बुक भी लिखा है बेटा, ओरिजिन ऑफ लाइफ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक इज रिटन बाय ओपेरोन, है ना, ओपेरोन से लिखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हम बात करें तो कब हुआ है बोलने से 4 बिलियन ईयर अगो हुआ है। कब हुआ है? 4 बिलियन ईयर अगो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हुआ है। और अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर अगो हुआ था। तो 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ बना है। और उसके बाद करीब करीब 500 साल के बाद आप क्या देख रहे हो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हुआ है ना। तो सीधा आपको याद रखना है 500, है ना। 4 बिलियन से 4.5 बिलियन ईयर अगो, 0.5 बिलियन ईयर अगो, कितना डिफरेंस है? 0.5 बिलियन ईयर अगो। इतना डिफरेंस के बाद क्या बना? लाइफ बना। कैसे बना, क्या बता रहे हैं ओपेरोन, हेल्डन, इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि लाइफ आया है उसको देखते हैं। चलिए, तो आपके पास पहले क्या है? प्रिमिटिव अर्थ है ना। सबसे स्टार्टिंग में आपके पास क्या? प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ में कैसे कैसे कंडीशन है कल हम बताए थे आपको, है ना। ऑक्सीजन नहीं है, टेम्परेचर 5000 to 6000 है, वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ऐसे कंडीशन में प्रिमिटिव अर्थ में आपके पास क्या प्रेजेंट है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। और यही इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में इस टेम्परेचर में कॉम्बिनेशन में मिल मिला के क्या बनाए? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में क्लस्टर होके कॉम्बिनेशन करके ज्वाइन करके इन्होंने क्या बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, नॉन लिविंग। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या है? यही है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, शुगर, जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, राइट। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया आपके पास? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गया। आगे देखें तो यही प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग कंपाउंड्स जिसमें आपके पास प्रोटीन है, आरएनए है ना, लिपिड है, एक्सेट्रा, ये सब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना है, ये सब कहां चल रहा है बेटा? ये सब मान लो कि आप यहां से यहां तक पूरा हम देख रहे हैं सी में। कल सी बनाए थे अपन प्रिमिटिव अर्थ में। सी कैसे बना था? टेम्परेचर कम हुआ था उसके बाद। तो सी बन चुका है उस टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। वहां पे क्या है? ये प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, इन्होंने क्या हुआ? ये आपस में कंबाइन किए, प्रोटीन, लिपिड आपस में एग्रीगेट हुए, कॉम्बिनेशन हुआ इनका। क्या हुआ इनका? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन होके इन्होंने क्या बनाया? पहला नॉन सेलुलर लाइफ बनाया। पहला क्या बनाया? नॉन सेलुलर लाइफ। सेल नहीं है बट लाइफ है। लाइफ मतलब रेप्लिकेट करने आता है, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, नॉन सेलुलर लाइफ। तो नॉन सेलुलर लाइफ को हम यहाँ एक और नाम से बोल रहे हैं बेटा, प्रोटोबायोन्ट्स। क्या नाम से बोल रहे हैं? प्रोटोबायोन्ट्स। और प्रोटोबायोन्ट्स, इसको आगे देखते हैं क्या टाइप है प्रोटोबायोन्ट्स में। उससे पहले देखिए कि नॉन सेलुलर लाइफ कब बना है बेटा? 3 बिलियन ईयर अगो बना है। ठीक है। और 3 बिलियन ईयर से आप आगे जाओ तो यही नॉन सेलुलर लाइफ कन्वर्ट हो गया किसमें? सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में। सेल्स, पहले सेल्स अराइज हो गए कब? 2 बिलियन ईयर अगो, है ना। 3 बिलियन ईयर अगो नॉन सेलुलर लाइफ, 2 बिलियन ईयर अगो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, नॉन सेलुलर लाइफ कब बना था? 3 बिलियन ईयर अगो। सेलुलर लाइफ कब बना था? 2 बिलियन ईयर अगो। क्लियर? अभी जो नॉन सेलुलर लाइफ था बेटा, इसको नाम दिए थे प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स, बायोन्ट्स मतलब लाइफ, और लाइफ से पहले वाला चीज को क्या बोल रहे हैं अपन? प्रोटोबायोन्ट्स बोल रहे हैं।
ये दो टाइप का बताया था साइंटिस्ट लोगों ने। एक बताया था कोएसर वेट्स, एक क्या बताया था, कोएसर वेट्स, और दूसरा था माइक्रोस्फीयर। कोएसर वेट क्या है, इट इज ए एग्रीगेट ऑफ लिपिड। लिपिड मॉलिक्यूल क्या किए बेटा, इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बनाए, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो क्या है, कोएसर वेट है। क्लियर है। और गिवन बाय ओपेरॉन, किसने दिया था ये, ओपेरॉन ने दिया था, है ना, ओपेरॉन ने दिया था क्या टर्म, कोएसर वेट टर्म दिया था ओपेरॉन ने। और ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये डिवाइड होके डबल बना सकते थे अपने आप का, है ना। तो लिपिड का जैसे ये सर्कुलर, जैसे ये लिपिड आप देखे होंगे ऐसे, तो ऐसे समझो कि स्फेरिकल मॉलिक्यूल बन गया लिपिड का, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, कोएसर वेट हो गया। ये नाम किसने दिया था, ओपेरॉन ने दिया था, ठीक है। और ये रेप्लिकेट कर सकता है, ये यहां से डिवाइड होके इससे दो ऐसा स्फेरिकल, छोटे छोटे स्फेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। तो रेप्लिकेट कर सकता है इसके पास। और माइक्रोस्फीयर जो है ये प्रोटीन का एग्रीगेट है, और प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, प्रोटीन टूट के दो नया सर्कल, दो नया स्फीयर नहीं बना सकता है। तो एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीन है, माइक्रोस्फीयर मतलब छोटा सा स्फीयर है, और ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। ये माइक्रोस्फीयर टर्म किसने दिया था, सिडनी फॉक्स ने दिया था। किसने दिया था, सिडनी फॉक्स। क्लियर है। तो कोएसर वेट, माइक्रोस्फीयर क्या है, दे आर प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स क्या है, नॉन सेलुलर लाइफ है। कब बना था, 3 बिलियन ईयर अगो बना था। नॉन सेलुलर लाइफ, प्रोटोबायोन्ट्स ही आगे जाके क्या बनाए, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनाए। यहां तक बात क्लियर है। तो आगे देखें कि सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में सबसे पहला कौन सा आया होगा लाइफ, है ना। सबसे पहले क्या, यूकैरियोट आया, प्रोकैरियोट आया। प्रोकैरियोट आया तो प्रोकैरियोट में कई प्रकार के हैं, फोटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। तो कौन से टाइप के पहले आए, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि कीमो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए। लाइफ में सबसे पहले कौन आया, लाइफ में जो अर्थ में जो लाइफ आया उसमें कौन आया, कीमो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब केमिकल को यूज करके, केमिकल को डायरेक्ट खाने वाले, है ना, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, केमिकल से यूज करके अपना एनर्जी लेते थे। कीमो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आए। दे वर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ वर कीमो हेटेरोट्रॉप्स, सीधा आंसर है आपका, ठीक है। और ये क्या थे बेटा, प्रोकैरियोट्स थे। और धीरे धीरे इनमें बदलाव होते गया, इवोल्यूशन होते गया, और क्या बना, कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बना। क्या बन गया, कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बना। तो ये केमिकल को यूज करके, ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना फूड खुद बना सकते थे विद बाय यूजिंग केमिकल्स, है ना। तो केमिकल्स को यूज करके अपना फूड खुद बना सकते थे, तो कीमो ऑटोट्रॉपिक। उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉप्स आए, बट फोटो मींस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश संश्लेषण करके फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकते थे। तो बट ये कैसे थे, नॉन ऑक्सीजनिक थे। नॉन ऑक्सीजनिक मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, ऐसा फोटोसिंथेसिस करते थे। क्लियर है। तो विदाउट ऑक्सीजन। और उसके बाद लास्ट में कौन सा आ गया, ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते थे। एग्जांपल आपको याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया, है ना। कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वाज द फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स, and they started O2 production on the earth for the first time। अगर अर्थ में किसी ऑर्गेनिज्म में O2 प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो वो कौन है, साइनोबैक्टीरिया। आज तो प्लांट सब है, अलगी से लेकर पूरा एंजियोस्पर्म तक है, सही बात है। तो सबसे पहला कौन सा था, बोलने से साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए, कीमो हेटेरोट्रॉप्स, फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स, फिर फोटो ऑटोट्रॉप बट नॉन ऑक्सीजनिक, देन फोटो ऑटोट्रॉप्स बट ऑक्सीजनिक, ये ऑक्सीजनिक। ये सीक्वेंस, यही सीक्वेंस में क्या हुआ है बेटा, इवॉल्व हुए हैं लाइफ। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यहां से एक बात क्या समझे कि हमने बहुत सारा थ्योरी पढ़ा। हमने पढ़ा कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, उसके बाद हमने पढ़ा एबायोजेनेसिस थ्योरी कि लाइफ सडनली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल, सही है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट करके बताए थे, हुक्सले ने जो दिया था, हार्वे ने जो दिया था, है ना। उसमें क्या पढ़ा कि लाइफ कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ पहले से जो लाइफ है उससे रेप्लिकेट होके आता है, उससे लाइफ बनता है। और लास्ट में भी एक थ्योरी पढ़े थे, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। यहाँ हम क्या देखे, यहाँ हम ये देखे कि पहले तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, वो
उन्होंने इकट्ठा होकर आपस में क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, आगे जाके क्या बनाया, नॉन सेलुलर लाइफ, और उससे क्या बना, सेलुलर लाइफ बना। और यही सेलुलर लाइफ आगे जाके बदलाव होते होते क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हमने ये देखा कि पहला जो लाइफ बना है ये वाला, ये किससे बना, नॉन लिविंग मटेरियल। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं, सही है। तो नॉन लिविंग मटेरियल से पहला लाइफ आया, और उसके बाद जैसे ही लाइफ आ गया, उसके बाद उस लाइफ से और लाइफ आए जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। कीमो हेटेरोऑटोट्रॉप से कीमो ऑटोट्रॉप बने, कीमो ऑटोट्रॉप से नॉन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स, और उसके बाद ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो इसका मतलब लाइफ कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बट यहाँ पे क्या था, लाइफ कम फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल। तो इनका जो फाइनल स्टेटमेंट है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी का, यहाँ अगर हम लिखें तो ये लिखते हैं हम कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, देयर आफ्टर बायोजेनेसिस, देयर आफ्टर बायोजेनेसिस। ये इनका स्टेटमेंट है फाइनल। क्या बोल रहे हैं बेटा कि पहले ए बायोजेनेसिस हुआ, नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ आया, और उसके बाद फिर क्या चल रहा है, बायोजेनेसिस चल रहा है। उसके बाद क्या चल रहा है, बायोजेनेसिस, लाइफ से लाइफ आए जा रहा है। लेकिन पहला जो लाइफ था वो कैसे आया था, ए बायोजेनेसिस से आया था। तो ए बायोजेनेसिस नॉन लिविंग मटेरियल से आता है, तो ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, देयर आफ्टर मतलब उसके बाद बायोजेनेसिस, मतलब लाइफ कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये आपका केमिकल इवोल्यूशन का थ्योरी है। ये आपका क्या है, केमिकल इवोल्यूशन का थ्योरी है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान से आप सुनो, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड इकट्ठा हुए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिमिटिव अर्थ में क्या क्या थे, वही मीथेन था, अमोनिया था, है ना, हाइड्रोजन गैस था, यही दो तीन चीज थे उस समय। तो यही तीनों गैस समझो आगे जाके क्या बनाया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जो कि क्या बोले, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, शुगर है। यही जाके आगे कॉम्बिनेशन में होके क्या बनाया, नॉन सेलुलर लाइफ बनाया, और इसी से लाइफ आया। ऐसा इनका कहना था। बट ये सिर्फ थ्योरी है, इसको इन्होंने सिर्फ लिख के अपने से सोच के कि कैसे हुआ होगा वो एक्सप्लेन करके बताया है थ्योरी में। इसको प्रूफ किया किसने, मिलर ने, है ना। मिलर बोल के एक साइंटिस्ट आएंगे, स्टेनले मिलर, उन्होंने वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को। तो नेक्स्ट हम वही देखने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। 2 मिनट आप लीजिए, आराम से देखिए, है ना, पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट लगा, कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो बीच में भी। और फिर आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टेनले और मिलर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
ठीक है चलो। तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है साइंटिस्ट स्टैनले एंड मिलर ने, स्टैनले मिलर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कब किया था बेटा? 1953 में किया था। 1953 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि प्रिमिटिव अर्थ में जो भी इन्वायरमेंट था उसको क्या किया इन्होंने, रिकैपिचुलेट किया लैब में, है ना। सेम इन्वायरमेंट जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में प्रेजेंट था वही इन्वायरमेंट को इन्होंने लैब में बनाने का कोशिश किया और सेम इन्वायरमेंट को रेप्लिकेट करके उन्होंने चेक किया क्या रियल में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, जैसा केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में ओपेरन और हेल्डेन बोल रहे हैं। क्लियर है? सो 1953 में दे recapitulate primitive earth condition, primitive earth condition in the lab, condition in lab। ठीक है, क्या क्या कंडीशन था? चलो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप है, ये सेटअप है एक्सपेरिमेंट का। सेटअप में क्या क्या है, तो यहाँ पे आपके पास ये वाटर है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया है, इससे टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है। टेम्परेचर कितना है वाटर का? 800 डिग्री सेल्सियस क्या लगा है, टेम्परेचर रखा है। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो बॉइल वाटर क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है, क्योंकि आपको कंडीशन क्या था, वाटर प्रेजेंट है बट इवापोरेटेड फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। तो इवापोरेट होके यहाँ से ये वेपर जा रहा है, वेपर ऊपर बढ़ रहा है, तो वेपर में आपके पास एक कंडीशन था कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है प्रिमिटिव अर्थ में, है ना। रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, तो रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया, एक वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप से वैक्यूम खींच के क्या कर लिए, जो भी ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसको यहाँ से ऑक्सीजन खत्म हो गया, इसको आप आगे बढ़ाए तो यहाँ पे क्या चल रहा है, H2O वेपर चल रहा है। ये H2O वेपर ये इस चैम्बर में आया, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, गैस चैम्बर बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, गैस चैम्बर। और यहाँ पे इन्होंने क्या कराया, स्पार्क डिस्चार्ज कराया था, स्पार्क डिस्चार्ज कराया था। कैसे कराया था, 75,000 वोल्ट डाल के इन्होंने क्या करवाया था, डिस्चार्ज करवाया था। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, इलेक्ट्रोड से क्या कराया था इन्होंने, डिस्चार्ज कराया था। ये डिस्चार्ज कराया। और इस गैस चैम्बर में कौन कौन से गैस प्रेजेंट है, तो गैस हम क्या बोले थे, ज्वालामुखी फट के वोल्केनो इरप्शन होके जो गैसेस निकल रहे हैं वो गैस कौन कौन से थे। गैस अगर यहाँ मैं लिखूं तो ये आपका CH4 गैस था एक, है ना, मीथेन गैस था और अमोनिया गैस था और क्या था, हाइड्रोजन गैस था। ये गैस था और इस गैस को भी उसी रेशियो में लिया जो उसके अनुसार लगभग प्रिमिटिव अर्थ में था। तो किस रेशियो में लिया था, 2:1:2। मतलब अगर 2 मीथेन लिए हैं तो 2 हाइड्रोजन लिए हैं और एक क्या लिया है, अमोनिया लिया। 2:1:2 के रेशियो में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को मिलर ने गैस चैम्बर में लिया था। ठीक है, और यहां से क्या आ रहा है, H2O वेपर आ रहा है। क्या आ गया यहाँ पे, H2O वेपर आ गया। यहां तक बात क्लियर है। तो ये गैसेस को इन्होंने 75,000 वोल्ट से इलेक्ट्रोड की हेल्प से क्या कराया, यहाँ पे डिस्चार्ज करवाया। ठीक है, तो प्रिमिटिव अर्थ में यही सब हो रहा था, थंडर स्टॉर्म हो रहा था, यूवी लाइट था, है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो 75,000 वोल्ट से बहुत ज्यादा गर्मी हो गया, गर्म होके यहाँ पे टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि ये गैसेस में आपस में क्या हुआ होगा, कॉलिजन हुआ होगा और आपस में शायद कंबाइन किए होंगे ये इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो उसको देखने के लिए इसको अगर आगे आप पास करो, ये जो गैस डिस्चार्ज चैम्बर से स्पार्क होने के बाद जब ये गैस यहाँ से पास किए तो आपने क्या किया, इसको कूल करने के लिए, गैस अभी क्या है बेटा, स्पार्क डिस्चार्ज की आप तो बहुत ज्यादा गर्म है, तो गर्म को ठंडा करने के लिए जब आप आगे बढ़ाए तो यहां से आपने क्या किया, वाटर डाला अंदर की ओर और यहां से क्या किया, वाटर बाहर निकाला, वाटर आउट, और यहां से आपका गैस जा रहा है और इधर बाजू से आपने क्या किया है, समझो कि ये जैकेट जैसा है ना, जैकेट से आप क्या कर रहे हो, इस पाइप के अराउंड जैकेट है, यहां से आप कोल्ड वाटर डाले, ठंडा वाटर डाले और ये यहां से घूमते हुए क्या हो जाएगा, वार्म वाटर बाहर आ जाएगा। तो ठंडा वाटर क्या कर रहा है, इस गैस में जो हीट प्रेजेंट है, गर्मी प्रेजेंट है, उसको खींच के बाहर ले रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हो, गैस को कंडेंसेशन कराना चाहते हो, गैस के टेम्परेचर को ठंडा कराना चाहते हो ताकि वो ड्रॉपलेट बन जाए, वाटर बन जाए वापस, है ना।
तो टेम्परेचर आप कम करना चाहते हो, इसीलिए आप वाटर इन यहाँ से दिए कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर जब इस पाइप के पास से गुजरा तो इसका हीट लेते हुए चला और हीट लेके यहाँ से निकल गया। तो ऐसे करते 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 कई बार चलेगा तो गैस क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और ठंडा होके यहाँ पे ये कंडेंस होके ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाएंगे, है ना, कंडेंस्ड गैस। ठीक है, ये आपको क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, कंडेंस्ड गैस क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहा है। जो भी बना है वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ रहा है और ये वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। इस वाटर ड्रॉप को इन्होंने निकाला, है ना, वाटर एक्यूमुलेटेड, इसको निकाल के एनालिसिस किया, इसको चेक किया कि इसमें क्या प्रेजेंट है। तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने ये पाया कि यहाँ पे एलानीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एलानीन प्रेजेंट है। और एलानीन क्या होता है, अगर आपको बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाया हो याद होगा, तो एलानीन क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड है एक टाइप का। ये क्या है, अमीनो एसिड मिला इनको, ठीक है। तो अमीनो एसिड एलानीन मिला और ग्लाइसिन मिला, ये दो अमीनो एसिड इनको मिले, किसको, मिलर को, किसमें, इस कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट में। तो इससे प्रूफ हो गया कि हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कंडेंसेशन होके क्या बना है, वो आपस में कंबाइन होके क्या बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स बनाए हैं। ये ऐसा किसने बताया था बेटा, मिलर ने बताया था। कंडीशन आपको याद रखना है, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था, स्पार्क 75,000 वोल्ट के किए थे, गैसेस कौन सा लिए थे, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, कौन से रेशियो में लिए थे, 2:1 रेशियो में लिए थे। ये डिटेल आपको याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। ओके, तो या और इसमें कौन सा अमीनो एसिड मिला था, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सीधा आंसर क्या है, एलानीन। क्लियर। इसके बाद ये स्टेनले मिलर का हो गया। इसके बाद सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर साइंटिस्ट लोगों ने भी किया, है ना। जैसे भाई अब हमने किया, जैसे मैं ये करके बताया, आपको बोला कि एलानीन आ रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा, आप भी जाओगे, आप भी ट्राई मारोगे लैब में, तो आप भी ट्राई करके आप भी चेक किए, तो आपको क्या मिला, सिमिलर एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड बाय अदर साइंटिस्ट, है ना। और उनको क्या मिला बेटा, उनको भी ऐसे ही शुगर मिला, किसी को शुगर मिला, किसी को प्रोटीन मिला, किसी को आरएनए मिला। ऐसे से कंफर्म हो गया कि हाँ भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ऐसे प्रिमिटिव अर्थ के कंडीशन में ब्लर दिख रहे हैं, यहां तो बढ़िया दिख रहे हैं। स्कूल में इंटरनेट स्लो हो गया होगा आपका, आएगा स्लोली, धीरे से आएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, आराम से बढ़िया दिख रहा है, चकाचक। दिख रहा है ना, वो इंटरनेट स्लो है आपका थोड़ा सा, वो कभी कभार हो जाता है, इंटरनेट स्लो होता है तो लोड धीरे धीरे होता है, लोड धीरे होता है तो ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट और भी साइंटिस्ट लोगों ने किया और उनको भी शुगर, प्रोटीन, आरएनए जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले और प्रूफ हो गया कि हाँ भाई, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी राइट है। इसके अलावा एक पॉइंट और दिया है आपको कि मेटोराइट मेटोराइट्स क्या होते हैं बेटा, मेटोराइट्स वो होते हैं वही अपन शायद क्या उल्का पिंड बोलते हैं हिंदी में, जो कभी कभार आपको न्यूज सुनते होगे, नासा का बताया कि उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है, टकराएगा और पृथ्वी तहस नहस हो जाएगा, ऐसा वाला जो कहानी सुनते रहे, तो वो मेटोराइट है ना। तो ये मेटोराइट्स कई सारे अर्थ में भी गिरे हैं और उनको भी हमने क्या किया, एनालिसिस किया, तो सिमिलर कंपाउंड्स वर फाउंड, ऐसे ही टाइप के सिमिलर कंपाउंड्स वर फाउंड, सिमिलर कंपाउंड वहां पे भी मिले मेटोराइट एनालिसिस करने से। इससे क्या पता चलता है कि जो लाइफ अर्थ में जैसे बना था वैसा ही कहीं और स्पेस में दूसरी जगह भी चल रहा है, वही प्रोसेस दूसरे जगह स्पेस में भी कहीं चल रहा है। इट मींस प्रोसेस आर सिमिलर, ठीक है। तो इस पूरे तीनों तरीकों से क्या प्रूफ हो गया कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी एंड इट इज ए लॉजिकल थ्योरी कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, बायोजेनेसिस देयर आफ्टर, उसके बाद बायोजेनेसिस।
पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग मटेरियल से बनेगा और उसके बाद फिर लाइफ कंटिन्यू चलते जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक, तो ये आपका मेटोरेट एनालिसिस हो गया। यहाँ पे आपका थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें 4-5 थ्योरी देखे, वो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो अब थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बाद इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है कि ठीक है इवोल्यूशन हो रहा है, केमिकल इवोल्यूशन हुआ मान लिए, तो सबूत देना पड़ेगा अब कि इवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या सबूत है, कैसे बताओगे कि इवोल्यूशन हो रहा है ना, कैसे ऑर्गेनिज्म बदल रहे हैं, कैसे चेंजेस आया, उसके लिए कुछ सबूत देना पड़ेगा। ठीक है, तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। 3 एविडेंसेस आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तीनों को डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो इसको देखो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एविडेंसेस देख रहे हैं, सबूत देख रहे हैं। तो पहला एविडेंस क्या मिलेगा आपको? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजिकल मतलब आपको एक पॉइंट याद होगा अगर पढ़े हो कभी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। तो इसका मतलब पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस किसके बारे में बात कर रहा है? फॉसिल्स के बारे में बात कर रहा है ना, जीवाश्म फॉसिल्स के बारे में बात कर रहा है। तो फॉसिल्स, फॉसिल्स है क्या चीज? तो फॉसिल्स हैं रिमेनिंग हार्ड पार्ट, रिमेनिंग ऑफ बॉडी, रिमेनिंग ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं लाइक बोन्स, नेल्स, टीथ, ये सब जो डिग्रेड नहीं होते हैं, लाखों सालों बाद, हजारों साल बाद भी जमीन के अंदर धसे हुए रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रॉक्स, कहां पे मिलेगा आपको? फाउंड इन रॉक्स। तो रॉक्स भी बेटा कई तरीके के होते हैं। कुछ रॉक्स हैं आप ऐसे बने हैं ज्वालामुखी फटने से पूरा एक पहाड़ बन गया, बाद में जब ज्वालामुखी ठंडा हुआ है ना, तो वोल्केनो इरप्शन होने के बाद जब वो ठंडा हुआ तो धीरे धीरे वो क्या बन गया? एक पहाड़ बन गया। वो एक टाइप का रॉक्स है। एक टाइप का रॉक्स होता है सेडिमेंट्री रॉक, है ना। तो ये जो फॉसिल्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, इट इज फाउंड इन
सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक क्या है बेटा? जो सेडिमेंटेशन होके बना है, सेडिमेंटेशन होके बना है, मतलब हजारों साल में जो पत्तियां सड़ गल के कई ऑर्गेनिज्म मरमरा के वहां पे इकट्ठा होते होते धीरे से पहाड़ बना। ऐसे पहाड़ को आप क्या बोलते हो? सेडिमेंटरी रॉक बोलते हो। जो डिपॉजिट होके सेडिमेंट होके बना हुआ है उसको क्या बोलते हो? सेडिमेंटरी रॉक। और वहीं पे आपको क्या मिल सकता है? आपको फॉसिल्स मिल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कई हजारों साल पहले वहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म मरे होंगे, उनके ऊपर पत्ती, पेड़ पौधे, मिट्टी हवा से उड़ के आगे इकट्ठा होते होते क्या बना? पहाड़ बना। उन पहाड़ों के नीचे अगर खोद के हम देखें तो आपको क्या मिलेगा? किसी का हड्डी मिल सकता है, किसी का नेल, किसी का दांत, है ना, हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी मिल सकता है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल्स बोल रहे हैं। एंड दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एविडेंस फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, है ना, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड ये है। तो इसके ऊपर लिख रहे हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और एक पॉइंट यहां पे लास्ट में लिखेंगे, पेट्रीफाइड फॉसिल्स। पेट्रीफाइड फॉसिल्स, फॉसिल्स में भी बोल रहे हैं कि पेट्रीफाइड फॉसिल्स ये क्या चीज है बेटा? ये वही चीज है, द हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी, हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे कि टीथ, बोन्स, नेल्स, है ना, और नेल्स एक्सेट्रा, और भी कुछ कुछ हो सकता है। इनको हम क्या बोलते हैं? पेट्रीफाइड, टेरिफाइड फॉसिल्स बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? और ये मोस्ट कॉमन फॉसिल है, यही सबसे ज्यादा कॉमन फॉसिल है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फॉसिल। ठीक है, इतना पॉइंट अगर आपको याद है तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस आपकी मुट्ठी में है। क्या है? फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? हार्ड पार्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द रॉक्स। किस टाइप के रॉक्स में? सेडिमेंटरी रॉक्स में। ठीक है, आपको ऑप्शन देगा सेडिमेंटरी रॉक्स, ग्रेनाइट रॉक्स, ये रॉक्स, 3-4 ऑप्शन दे देगा। आपको पता होना चाहिए सेडिमेंटरी रॉक जो सेडिमेंटेशन होके बना है उसी में आपको मिल सकता है ये सब। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड एविडेंसेस है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के। और पेट्रीफाइड फॉसिल्स हैव पार्ट्स ऑफ द बॉडी जैसे कि टीथ, बोन्स, नेल्स, ये सब मिलेगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल कौन सा है? पेट्रीफाइड फॉसिल्स है ना। तो आपको जैसे डायनासोर्स का आपको पूरा स्ट्रक्चर मिला हुआ है, हड्डी मिला हुआ है ना। डायनासोर हम देखे थोड़ी ना, डायनासोर का हड्डी मिला है, उसका जीवाश्म मिला है, फॉसिल्स मिला है, जिससे हमको पता चला कि यार इतना बड़ा बड़ा कोई लिजार्ड उस जमाने में हुए थे, है ना। जुरासिक पीरियड में ऐसे बड़े बड़े लिजार्ड्स हुआ करते थे। कैसे पता चला? फॉसिल से पता चला, है ना, बोन से पता चला उनके। क्लियर है? तो ये आपका पहला एविडेंसेस कंप्लीट हो गया। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हमको इतना ही पढ़ना है। दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरा पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मींस आउटर अपीयरेंस, है ना। तो उसको कंपेयर करके हम समझना चाहते हैं कि क्या इवोल्यूशन हुआ है ना। तो आपके पास पहला एग्जांपल इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है। तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या है कि भैया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? सेम होगा, है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है सेम है, बट फंक्शन क्या है? डिफरेंट है ना। फंक्शन या फिर उसका अपीयरेंस दिखने में क्या है बेटा? डिफरेंट है। ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गन को आप क्या बोलते हो? होमोलॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स बोलते हो। ऑर्गन्स नहीं बोलते हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फंडामेंटल स्ट्रक्चर इज सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं? होमोलॉगस स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। क्या होमोलॉगी, होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, होमोलॉगी इंडिकेट
कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री दिखाता है बेटा ये एंसेस्ट्री, ठीक है। होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉगी इज ए रिजल्ट ऑफ, होमोलॉगी कैसे बना है, होमोलॉजी इज ए रिजल्ट ऑफ एडाप्टिव डाइवर्जेंस, एडाप्टिव डाइवर्जेंस का रिजल्ट है, एडाप्टिव डाइवर्जेंस का रिजल्ट है होमोलॉगी। इसको समझते हैं आगे, है ना। पहले आप क्या समझो कि एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर अगर सेम है ना, बट फंक्शन और अपीयरेंस डिफरेंट है, तो उसको आप क्या बोलते हो, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स बोलते हो। होमोलॉगी से आपको एंसेस्ट्री का पता चलता है कि कॉमन पूर्वज थे इनके कॉमन पूर्वज कौन था, क्या वो एक ही पूर्वज से इवॉल्व होके बने हैं इतने सारे, ये पता चलता है। कॉमन एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री मतलब पूर्वजता। होमोलॉगी इज रिजल्ट ऑफ एडाप्टिव डाइवर्जेंस, है ना। अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं कन्वर्जेंट लेंस और डाइवर्जेंट लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कन्वर्जेंट मतलब अंदर की ओर, डाइवर्जेंट मतलब बाहर की ओर, रेडिएट करना, है ना। तो डाइवर्जेंस का रिजल्ट है। इसको समझते हैं आगे डायग्राम बना के। तो सपोज यहां पढ़ रहे हैं एडाप्टिव डाइवर्जेंस, एडाप्टिव डाइवर्जेंस। तो सपोज एक जियोग्राफिकल एरिया है, इसको नाम दे दिया अपन ए, जियोग्राफिकल एरिया। इसको क्या नाम दे दिए, मान लो ए दे दिए। यहां पे कोई पहले से एंसेस्टर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एंसेस्टर प्रेजेंट है। अब ये एंसेस्टर धीरे धीरे क्या होता है, इस सेम जियोग्राफिकल एरिया में अगर पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो कंपटीशन बढ़ते जाएगा, कंपटीशन बढ़ते जाएगा तो आपस में लड़ाई होना चालू हो जाएगा, है ना। खाना नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, रहने का जगह नहीं मिलेगा, फूड शेल्टर सबको यही चाहिए ना। तो इससे बचने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म रेडिएट होके कहां चले गए, दूसरे जगह चले गए, एक दूसरे जगह चले गए। ये मान लो कि एरिया बी है, ये कुछ निकल के दूसरे जगह चले गए, सी जगह चले गए, कुछ निकल के कहां चले गए, डी जगह चले गए, है ना। तो क्या हो रहा है, इस एरिया से डाइवर्ज हो रहे हैं, अलग अलग जगह में जा रहे हैं। और क्या ये जो एरिया है और ये जो एरिया क्या आपस में सेम है, नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ छत्तीसगढ़ में चावल खा रहे हैं, यहाँ पे धान अच्छा होता है, चावल हम खाते हैं, चावल के बिना हम रह नहीं सकते, है ना। अब मैं राजस्थान जाता हूँ, वहाँ चावल नहीं मिलता है, वहाँ खाली रोटी है ना। बाजरा मिलेगा, ये मिलेगा, गेहूं मिलेगा, लेकिन चावल नहीं मिलता है। तो वहाँ पे हैबिटेट क्या हो गया, बदल गया। वहाँ रेगिस्तान है, दिन लंबा होता है, गर्मी ज्यादा होता है, यहाँ पे अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, हैबिटेट अलग है। हैबिटेट क्या हो गया, बदल गया। अगर ये हैबिटेट था, हैबिटेट मतलब क्या, द प्लेस, द लोकेशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जहां ऑर्गेनिज्म रहता है उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। तो हैबिटेट जब ये ऑर्गेनिज्म यहां से निकल के कुछ ऑर्गेनिज्म यहां पे आए, तो ये हैबिटेट क्या हो गया, बदल गया, हैबिटेट डिफरेंट हो गया, है ना। हैबिटेट डिफरेंट हो गया तो जरूरतें भी बदल जाएगी, है ना। हैबिटेट बदल गया तो नीड भी बदल जाएगा। नीड मतलब आवश्यकता भी क्या हो गई, बदल गई, डिफरेंट हो गई। और नीड बदल गया तो इनका जो एडाप्टेशन है वो भी क्या हो गया, बदल गया। एडाप्टेशन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। एडाप्टेशन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर। आप फिर से समझो, एडाप्टिव डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मींस एक सिंगल एरिया से निकल के डाइवर्ज होकर दूसरे प्लेसेस में जाना, इसको आप क्या बोल रहे हो, डाइवर्जेंस। एडाप्टिव इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप जब हैबिटेट चेंज कर रहे हो तो हैबिटेट डिफरेंट हो जा रहा है। यहाँ पे जो खाने पीने रहने सबका सामान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और उसके हिसाब से आपको बदलाव करना पड़ेगा अपने में। क्लियर है। तो नीड भी बदल जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। एडाप्टेशन भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। एडाप्टेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो सेम स्ट्रक्चर, इस एंसेस्टर, ये एंसेस्टर देखो यहां से निकल के यहां गया, यहां से निकल के यहां गया, यहां से, क्या ये तीनों सेम थे पहले, हाँ सेम थे, बट क्या इनका हैबिटेट बदल गया, बी में अलग था, सी में अलग था, डी में अलग था। तो इनकी आवश्यकताएं भी तीनों जगह बदल गई, और तीनों जगह आवश्यकताएं बदलने से इन्होंने जो एडाप्टेशन किया, अनुकूलता किया, वो भी क्या हो गई, बदल गई, है ना। तो पहले जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बदल गया, यहाँ अलग बन गया, यहाँ अलग बन गया, है ना। तो हम यही बोल रहे थे कि बेटा होमोलॉजी इज ए रिजल्ट ऑफ एडाप्टिव डाइवर्जेंस।
होमोलॉगस और स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो किसका रिजल्ट है? डाइवर्जेंस का रिजल्ट है। सेम एंसेस्टर यहाँ मूव किया, यहाँ पे हाथ कुछ और बन गया, यहाँ पे कुछ और बन जाएगा, यहाँ पे कुछ और बन जाएगा। क्लियर है? एडाप्टिव डाइवर्जेंस। एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर। पहला एग्जांपल, फोरलिम्ब ऑफ मैमल्स। फोरलिम्ब ऑफ मैमल्स एक एक लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको। उसके बाद थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड बोगेनविला और सिट्रस एंड आपका टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ठीक है। और इसके अलावा वर्टिब्रेट ब्रेन्स है ना, और हार्ट, ये सब भी किसका एग्जांपल है? होमोलॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। इसके अलावा एक और याद रख लो आप, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में अपन देखेंगे होमोलॉगस क्रोमोजोम है ना। इसके अलावा जीन्स, प्रोटीन्स, ये सब भी होमोलॉगस स्ट्रक्चर के एग्जांपल है ना। एग्जांपल समझते हैं, देखो फोरलिम्ब्स ऑफ मैमल्स आप पढ़े क्लास, मैमल्स किसमें? फाइलम कॉर्डेटा में पढ़े थे, है ना। तो मैमल्स में बहुत लोग हैं, चूहा से लेके पूरा सब कुछ, बहुत कुछ है, बंदर सब कुछ है। तो इसमें जैसे चीता है ना, चीता का जो फोरलिम्ब है, चीता का जो फोरलिम्ब बोलने से ये वाला लिम्ब को अपन क्या बोलते हैं? फोरलिम्ब, नीचे वाला हिंड लिम्ब, है ना। तो चीता जो है, चीता, इसके अलावा बैट, इसके अलावा ह्यूमन, इसमें तीनों में अगर देखें तो चीता का फोरलिम्ब दौड़ने में काम आ रहा है, बैट का फोरलिम्ब उड़ने में काम आ रहा है, और ह्यूमन का फोरलिम्ब किस में काम आ रहा है? पकड़ने में, पिक करने में, ग्रैब करने में, पकड़ने में काम आता है ह्यूमन का फोरलिम्ब। तीनों का फंक्शन डिफरेंट है, एक उड़ने में, एक दौड़ने में, एक पकड़ने में, बट स्ट्रक्चर सेम है। हाथ का स्ट्रक्चर है ये पूरा। इसमें जो बोन्स आपके पास है, ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, है ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेरेंजियल्स, ये जो बोन्स हैं 30, ये सेम बोन्स इसमें प्रेजेंट है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या बोले थे बेटा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। जैसे चीता बेटा जंगल में चले गए, अब उनको शिकार करना था, हैबिटेट बदल गया उनका, तो हैबिटेट बदल, उनको शिकार करना था। अब शिकार करने के लिए दौड़ के पकड़ना था, तो उन्होंने दौड़ने के लिए यूज किया। ये ऊपर हवा में चले गए, इनका हैबिटेट हवा में चले गए, अब इनको उड़ना था, उड़ेंगे नहीं तो हवा में क्या करेंगे? तो उड़ने के लिए इनका फोरलिम्ब उड़ने वाला बन गया, हमारा पकड़ने वाला बन गया। क्लियर है? तो अलग अलग इस तरीके से बनता है। दूसरा एग्जांपल देखें, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, सिट्रस एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, इसको समझते हैं क्या चीज है। जैसे ये आप देखो, ये स्टेम है ना, स्टेम में ये नोड्स है, नोड्स में क्या निकलता है बेटा? लीफ निकलता है। नोड्स में क्या निकलता है? लीफ निकलता है। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 तो पढ़ते हैं अपन, है ना। तो ये नोड्स, ये जो लीफ है, लीफ और स्टेम का बीच का जो ये एरिया है, इसको बोलते हैं एक्सिल। ये जो पूरा एरिया है, लीफ से जो स्टेम के बीच का एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिल। और एक्सिल में यहाँ पे एक बर्ड प्रेजेंट होता है ना। एक क्या प्रेजेंट होता है? बर्ड प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड। और इसी एक्सिलरी बर्ड से बोगेनविलिया में, ये बोगेनविलिया में क्या बन गया भैया? ये कांटा बन गया, ऐसे थ्रॉन्स बन गया। ठीक है, थ्रॉन्स, थॉर्न। ठीक है, ये कांटा बन गया। अब ये इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। थॉर्न का काम क्या है? प्रोटेक्शन। अब ये जैसे लेमन, सिट्रस मतलब लेमन, लेमन में कांटा होता है, अब देखियो, अब ये कांटा निकला किससे? एक्सिलरी बर्ड से निकला है, उसी से बना है। ठीक है, प्रोटेक्शन कैसे दे रहा है भाई? इसके पास कोई भी गाय बकरी इसको चरने जाएगा, इसके पत्ती को, उसके मुंह में कांटा लगेगा, वो निकल लेगा।
तो उसका पति बच जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन काम देता है। और यही चीज ये किसमें देखिए बेटा, सिट्रस में, बाउगेनविलिया में। ठीक है, और यही चीज कुकुरबिटा के स्टेम में क्या बन जाता है, टेंड्रिल्स बन जाता है ऐसे। ये क्या है, टेंड्रिल्स है। ये किससे निकला है, एक्सिलरी बर्ड से निकला है। काम क्या है इसका, सपोर्ट प्रोवाइड करना इसका काम है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है, एक्सिलरी बर्ड से ही बने हैं दोनों, बट एक थॉर्न बना है जिसका काम प्रोटेक्शन है, फंक्शन डिफरेंट है, और एक का काम सपोर्ट है। ये किसमें मिलेगा, कुकुरबिटा में। कुकुरबिटा बेटा एक फैमिली है ना। कुकुरबिटा में आपको पंपकिन, कद्दू, लौकी, ये सब जो होते हैं जो लटके रहते हैं, आप देखे भी होंगे, वो सब इसी में आते हैं। उसी में आपको दिखेगा ये टेंड्रिल्स सपोर्ट लेने के लिए, प्लांट हवा में रहता है ना तो टंगने के लिए काम आते हैं। ये दोनों किससे बने हैं, एक्सिलरी बर्ड से बने हैं। तो एक्सिलरी बर्ड कॉमन ओरिजिन है बट फंक्शन डिफरेंट है, तो आप क्या बोलोगे, ये होमोलॉगस ऑर्गन है। ठीक है, वर्टिब्रेट ब्रेन एंड हार्ट। वर्टिब्रेट का ब्रेन आप देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, कई नए नए स्ट्रक्चर बने, सही बात है। तो पहले जो ब्रेन थे उनका काम डिफरेंट था, अभी आपका साइकोलॉजिकल, आपका जो ब्रेन है सब एडवांस ब्रेन है, अभी आपका जो काम है उसका डिफरेंट काम है कंपेयर टू प्रीवियस ब्रेन जो लोअर ऑर्गेनिज्म में थे। वैसे ही नर्वस सिस्टम भी आप देखोगे, हार्ट देखोगे, हार्ट आप पाइसेस में मिलता है 2 चैम्बर, फिर उसके बाद 3 चैम्बर आया धीरे से किसमें, रेप्टिलिया में, उसके बाद ये उसमें 4 चैम्बर ऐसे। तो पहले मिक्स ब्लड फ्लो करते थे, फिर धीरे धीरे हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजन पंप करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करने के लिए यूज होता है ना। तो फंक्शन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर लगभग हार्ट बनता सब एक ही ओरिजिन से बनता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हार्ट क्या है, सेम है, बट फंक्शन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। कहीं पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहे हैं, कहीं पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये वर्टिब्रेट ब्रेन और हार्ट भी किसके एग्जांपल हो जाते हैं, आपके होमोलॉगस स्ट्रक्चर के एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, और एक देखेंगे माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट आप देखिए कई प्रकार के इंसेक्ट, कोई डंक मार रहा है ना, ये जैसे कि आपका मधुमक्खी, हनी बी। उसके बाद आप ये देखिए क्या नाम है इसका, अपना मच्छर, मॉस्किटो, वो पियर्सिंग टाइप का उसका होता है ना, माउथ पार्ट आपको पियर्स करके उसे चूस के जाता है फूल, है ना। और कुछ मक्खी का होता है जो कि सिर्फ खाने वाला टाइप का, तो अलग अलग टाइप का फंक्शन है ना, कि कोई कांटा गड़ाने वाला है, कोई चूसने वाला है, कोई सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर खाने वाला है, तो फंक्शन अलग अलग है, बट स्ट्रक्चर क्या है बेटा, माउथ सबका ओरिजिन, डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताएं तो लगभग सबका क्या है, सेम है। इसके अलावा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी आप बात किए थे, क्रोमोसोम हम क्या बात किए थे, ये जैसे ये बोले थे आपके फादर से आया है क्रोमोसोम, और ये दूसरा कहां से आया है, मदर से आया है क्रोमोसोम। फिर उसके बाद हम जैसे एग्जांपल आपको बताए थे कि टॉल है ना, याद है आपको मेंडल वाला, तो कैपिटल टी जीन यहाँ पे है, स्मॉल टी जीन यहाँ पे है। अब इस कैपिटल टी से क्या बनता है, टॉल प्लांट बनता है, और स्मॉल टी से क्या बनाते हैं, डॉट बनाने वाला जीन है ये। ठीक है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एकदम सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, एक टॉल बना रहा है, एक डॉट बना रहा है। तो क्रोमोसोम भी कैसे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम से। इनसे बनने वाले प्रोटीन, दोनों प्रोटीन क्या करेंगे, प्लांट के हाइट को कंट्रोल करेंगे, एक टॉल बना देता है, एक डॉट बना देता है। ओरिजिन सेम है, इसी जीन से बने हैं, बट एक टॉल बनाता है, एक डॉट बनाता है। ये प्रोटीन्स भी क्या कहलाएंगे, होमोलॉगस प्रोटीन कहलाएंगे, जीन्स भी होमोलॉगस जीन्स कहलाएंगे, और टोटल मिला के क्रोमोसोम को भी हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। स्ट्रक्चर सेम है बट जीन थोड़े अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो कि आपको फादर से मिला, इसमें आई कलर कंट्रोल करने के लिए ब्लैक आई वाला जीन है। अब यहाँ मदर से जो मिला उसी में सामने में यहाँ पे ब्लू आई कंट्रोल करने का जीन है, यहाँ फादर से मिला था उसमें ब्लैक आई, है ना। तो देखो स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, एक ब्लैक आई करवा रहा है, एक ब्लू आई करवा रहा है। क्लियर। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज स्ट्रक्चरली दे आर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, सेम है बट फंक्शंस डिफरेंट। क्लियर है बात, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू फॉर टुडेस क्लास, आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी के बाद एक टॉपिक और देखेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन, है ना, ये डाइवर्जेंस देखे हैं, इसके बाद एक एडाप्टिव रेडिएशन देखेंगे जो इसी के आसपास है लगभग, है ना।
एडाप्टिव रेडिएशन, उसके बाद हम एडाप्टिव कन्वर्जेंस में घुस जाएंगे, एनालॉगस ऑर्गन में घुस जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर टुडेस क्लास, लेट्स मीट टुमारो।